आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने जब भी ऑनलाइन पेमेंट लेन-देन करते हैं या कुछ खरीदते हैं, तब हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। और अगर हम अपना लाइट बिल भरते हैं या फिर कोई घर का कोई भी एलआईसी है या कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन रूप में पेमेंट करते हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साइट्स पे या कंप्यूटरों में क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। अब उनको सुरक्षित करना क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। मतलब साइबर सुरक्षा क्या है, कंप्यूटर की सुरक्षा करना जिससे हमारा डाटा सेफ रहे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, अटैकर हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इसमें अलग-अलग तरह के साइबर थ्रेट्स यूज किए जाते हैं। साइबर थ्रेट मतलब अटैकर क्या करते हैं, हमारे डाटा को चुराने का प्रयास करते हैं, हमारी बिना किसी स्वीकृति के, मतलब हमारी कोई परमिशन नहीं होती, हमारे से कोई डाटा चुराए, लेकिन अटैकर क्या करते हैं, हमारा डाटा बिना परमिशन के वो चुराने का प्रयास करते हैं। उसमें अलग-अलग हथकंडे या तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है मालवेयर। मालवेयर क्या चीज है? मालवेयर अपना जो है, एक आमतौर पे हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाता है, जिसका काम क्या है, डाटा को चोरी करना या नष्ट कर देना। और ये हमारे कंप्यूटर में कैसे आता है, ईमेल की सहायता से अटैचमेंट के रूप में, या सॉफ्टवेयर जब अपने डाउनलोड करते हैं तब उसके साथ ये हमारे कंप्यूटर में एंट्री कर लेता है। और इसके जो टाइप हैं वो है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये इसके टाइप हैं, जिसमें वायरस ए नंबर पे लिखा है, बी नंबर पे ट्रोजन हॉर्स लिखा है और सी नंबर पे स्पाईवेयर लिखा है। अब ये क्या चीज है, ये हमारे मालवेयर के एग्जाम्पल हैं। वायरस क्या चीज है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बिना आपके ज्ञान पे, मतलब बिना अपने को पूछे, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर लेता है, अपनी छवि बना लेता है। और उसके अंदर धीरे धीरे वो इतने रिप्लिकेंट्स बना देते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है, कंप्यूटर एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रोग्राम होता है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर डाउनलोड कर देता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं ऑटोमेटिक, तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेलवेयर्स के एग्जांपल आ जाते हैं ट्रोजन हॉर्स के रूप में, जो कि हमारे कंप्यूटर को इम्पैक्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देती हैं। और नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। अब ये नाम से ही थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है, ये क्या करते हैं, हमारे किए गए कार्यों पे नजर रखता है और रेगुलर क्या करता है, हमारे रिकॉर्ड की जांच करता है। और हमारे जो भी नेट पे सर्चिंग करते हैं, वो उसका क्या करते हैं, टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेता है और अपने जो सर्वर एंड पे डाटा हम अपने आप हमारे बिना परमिशन के भेजता रहता है, जिससे अटैकर क्या करता है, जैसे ही उसे समय मिलता है, उस डाटा को एनालिसिस करके हमारे पे अटैक कर देता है। अब इनसे बचना कैसे है, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पाईवेयर के लिए हमें ऐसे अटैचमेंट को क्लिक नहीं करना होता जिससे हमें नॉलेज नहीं है। मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से, मतलब हमारे मोबाइल मेल के अंदर कोई ऐसा लिंक आया हुआ है जो हमारे कोई नॉलेज भी नहीं है, तो उन ऐसे लिंक्स पे क्लिक करने से बचें, या ऐसे अपनी डिटेल एंट्री करने से बचें, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से मालवेयर हो सकता है। अब सेकंड नंबर पे आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के अंदर क्या है, हमारे एक ईमेल लिंक भेजा जाता है, जिसके अंदर हमारे से क्या पूछा जाता है, हमारी पर्सनल डिटेल की जानकारी मांगी जाती है। एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड है, जन्म दिनांक है, ओटीपी है,
या क्रेडिट कार्ड का नंबर है, डेबिट कार्ड का नंबर है, इनके अंदर हमारे से इन प्रकार की पर्सनल डिटेल के बारे में जानना जाता है। तो फिर आता है हमारा पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक का मतलब है अटैकर क्या करते हैं, अलग अलग पासवर्ड लगा के देखते हैं हमारे बैंक अकाउंट पे या अपने ईमेल आईडी पे या फिर फेसबुक आईडी पे हमारे क्या है पासवर्ड, वो एग्जांपल के रूप में डेट ऑफ बर्थ लगा लगा के देखते हैं या किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके उसे क्रैक करता है एल्गोरिदम के रूप में। तो इससे क्या है वो हम प्रकार के अटैक को क्या बोला जाता है, पासवर्ड अटैक के रूप में जाना जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पासवर्ड जो है हमें स्ट्रोंग रखना चाहिए और एट द रेट हैश या परसेंटेज मतलब अल्फाबेट और सिंबल और न्यूमेरिक का मिक्सचर होना चाहिए जिसे हमने क्या करना है रेगुलरली कुछ दिनों बाद चेंज करते रहना है, तो हम इस अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये क्या टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर अटैकर क्या करता है कई कंप्यूटरों का यूज करता है और हमारे कंप्यूटर पे अटैक करता है और हमारा कंप्यूटर को क्या कर देता है ओवरलोडेड कर देता है और इससे हमारे क्या होता है कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, काम करना एकदम डिले करने लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं कंप्यूटर को बीच में छोड़ देते हैं और अटैकर उन्हीं कंप्यूटरों में से किसी एक कंप्यूटर का यूज करके हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर देता है और हमारा डाटा का क्या कर लेता है मिस यूज कर लेता है। नेक्स्ट आता है मेलवर टाइजिंग। इस अटैक के अंदर क्या करता है अटैकर हमारे को विज्ञापनों के माध्यम से या अलग अलग वेबसाइटों के माध्यम से क्या करता है विज्ञापन अपलोड कर देता है, भ्रामक कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं जिनमें हमारे क्या होता है वायरसेस हो सकते हैं, जैसे क्लिक करते हैं हमारे कंप्यूटर पे प्रभावित कर देते हैं या फिर उसके अंदर मुफ्त इनाम के झांसे दे दिए जाते हैं और हमें ये फार्म भरवा दिए अभी 100 रुपए का लॉटरी सिस्टम फार्म है जी। तो उस टाइप के कोई भी कह सकते हैं अपने को अटैकर क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमें अलग अलग तरह की झांसों में फंसाने की कोशिश करता है और जैसे ही हम उसमें डिटेल या मेंशन कर देते हैं उन पे क्लिक कर देते हैं तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर पे सिस्टम सिक्योरिटी में सैम ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी। इसे हम हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में भी जानते हैं। इस अटैकर के अंदर द्वेषपूर्ण तरीके से क्या करता है अटैकर अटैक करता है। द्वेषपूर्ण तरीके मतलब किसी को एकदम से यूं कह सकते हैं उसकी सिक्योरिटी तोड़ के उसका जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी उसका डाटा है उसको एकदम से हैक कर लेना और अपने कंट्रोल में ले लेना, इसे क्या बोला जाता है ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी। और नेक्स्ट आता है वेब अटैक। वेब अटैक नाम से मतलब है वेबसाइट के माध्यम से किए जाने वाले अटैक को क्या बोला जाता है वेब अटैक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं हमें इंटरेक्ट की बातचीत करने की परमिशन देती है, चैटिंग सुविधाएं देती है कस्टमर केयर के रूप में। वो क्या करते हैं हमारे को इलेक्ट्रॉनिक फोरम या एसक्यूएल सिस्टम से हमें क्या करती है एक फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाता है और उसके अंदर हमसे डाटा उपलब्ध करवाते हैं, मतलब हमारे से डाटा पूछा जाता है और जैसे ही हम डाटा फिल कर देते हैं पर वो क्या करता है उस डाटा को मिस यूज करने लग जाता है और सबसे ज्यादा यूज में लिए जाने वाला एक नॉर्म आम तौर पे इस अटैक को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है अटैकर द्वारा। नेक्स्ट आता है सेशन हाईजैक। सेशन हाईजैक जो है अटैकर क्या करता है क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में ऑथेंटिकेशन सेशन जो होता है उस पर क्या करता है वॉचिंग करता है, निगरानी करता है और जैसे ही हम ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं और आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हैं उस समय हमारे कंप्यूटर को क्या करता है अपने अंडर ले लेता है, कंट्रोलिंग में ले लेता है और जो भी हम आईडी पासवर्ड डालते हैं उसका मिस यूज करता है और विक्टिम को अटैक कर क्या करता है नुकसान पहुंचा देता है। और नेक्स्ट आता है डीएनएस पोजीशनिंग।
बीएसएनएल पोजीशनिंग के अंदर क्या है, अटैकर द्वारा क्या डोमेन एड्रेस के साथ क्या कर दी जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, और वेबसाइट का जैसे ही एड्रेस डालते हैं तो क्या होता है, हम जिस वेबसाइट के एंट्री करते हैं और कंप्यूटर क्या करता है, उस एड्रेस पे ना ले जाके किसी और वेबसाइट पे ले जाके हमें छोड़ देता है। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे ही हम जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं उस साइट पे ना पहुंच के कुछ बोगस साइटों पे पहुंच जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उस पे डिटेल एंटर कर देते हैं, और डिटेल एंटर करने से हमें अटैकर क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो ये थे हमारे साइबर थ्रेट्स के टाइप्स। और अब हम जानते हैं हमें सुरक्षित वेबसाइट कौन कौन सी है, उसे कैसे पहचाने। अब ये जो हमारा है, इसके अंदर लॉक लगा हुआ है। हमारे जो जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं इंटरनेट पे, तब हमें क्या देखना चाहिए, ये लॉक देखना चाहिए, और इसके आगे क्या लगा हुआ होना चाहिए, HTTPS लिखा हुआ होना चाहिए। इस एस का मतलब है सिक्योर। और ये दोनों हमारे वेब एड्रेस के अंदर होने चाहिए। उसी वेबसाइट पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिटेल को शेयर करना चाहिए, या यूं कह सकते हैं उस पे ही हमने पेमेंट वगैरह के प्रोसेस करना चाहिए। अदर किसी भी वेबसाइट जिन पे ये प्रोसेस नहीं दिया हुआ, पैडलॉक और ये, उस वेबसाइट्स पे हमें क्या करना है, अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या यूं कह सकते हैं अपनी डिटेल्स को देने से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके अंदर क्या रह जाता है, हमें इस प्रकार की जानकारी हमें क्या मिलती है वेबसाइट पे, ये वेबसाइट हमारी सिक्योर है या नहीं, इसकी पहचान होती है। और ये जो प्रमाण पत्र है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके, लॉक पे क्लिक करके भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारा ये जिस वेबसाइट पे हमने वर्क कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, जो कि एक्सटेंड वैलिडेशन या EVSSL प्रमाण पत्र होता है, उसे हमें देखना चाहिए, उसकी वैलिडिटी देखनी चाहिए। वेबसाइट का ओनर की डिटेल आ जाती है, उसको हमें चेक करना चाहिए ब्राउजर के अंदर, जिससे हमें ये पता लग सके कि वेबसाइट अपने ऑथेंटिक है या नहीं। अगर यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, तो हमें उन वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल एंटर करने से बचना है। और नेक्स्ट आ जाता है सिक्योर सील। अब ये क्या चीज है, ये एक तरह की सिक्योर सील जो है, एक विश्वास का प्रतीक होता है वेबसाइट कंपनी की, एक तरह से ट्रेडमार्क कह सकते हैं भी कंपनी रिलायबल है। इस सील को प्राप्त करने कंपनी क्यों करती है, इससे प्राप्त, ताकि विजिटर मतलब अपने क्लाइंट्स को विश्वास दिलाना, ताकि हमारी साइट पे कोई ना कोई कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदे, या उस पे जो भी वर्क किया जा रहा है वो ऑथेंटिक रूप में किया जा रहा है। इसलिए वेबसाइट, जिनकी वेबसाइट होती है, वो इस प्रकार की सील्स लगा के रखते हैं। ये जो सिक्योर सील है, सिक्योर सील कई टाइप की हो जाती है, जिसके अंदर डाटा को सिक्योरिटी सिक्योर सील है, या यूं कह सकते हैं बिजनेस वेरीफाई सील है, प्राइवेसी सील है। ये सारी सील्स हमें जो है वेबसाइट पे देखने को मिलती हैं। अब इस सील के जो टाइप में आ जाता है प्राइवेसी सील। प्राइवेसी सील जो है एक कंपनी की अच्छी प्रैक्टिस का एक तरह से ऑथेंटिकेशन करती है, कि ये ऊंचे स्तर के प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को यूज में लेती है, और उससे होने वाले खतरे को भी ये उसमें शो करती है। और नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रैक्टिस सील। बिजनेस प्रैक्टिस सील जो है, अपने जो भी उसका परिचालन कह सकते हैं, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसको शो करती है। और प्रोडक्ट या सर्विसेज जो दे रही है उसकी क्वालिटी, और ऑनलाइन जो विक्रेता है उनको लोकप्रिय बनाने के लिए इस सील को बिजनेस प्रैक्टिस सील के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी इसे यूज करती है। तो नेक्स्ट आता है बिजनेस आइडेंटिटी सील। बिजनेस आइडेंटिटी सील का मतलब आ जाता है, इस सील के अंदर जो है
वैधानिक विवरण मतलब जो कंपनी के लॉ हैं या रूल्स हैं और स्टैट्यूटरी है, मतलब एक तरह से उसकी जो मापदंड है, ईयरली स्टेटमेंट्स हैं, वो सब चीजें उसके अंदर शो रहती हैं और उसके अंदर हमारे को रिपोर्ट शो की जाती है। अब इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये रहता है वो कस्टमर के अंदर हम क्या करती है, अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए अपनी जो बैलेंस शीट वगैरह को वेबसाइट पे शो करती है और साथ के साथ ऐसी कंपनी के मैनेजमेंट के मेंबर्स की भी लिस्ट दे रखती है और मतलब भौतिक और वास्तविक जो भी एसिड्स हैं उनको भी ये वेरीफाइड करती है, भौतिक मतलब फिजिकल एसिड्स को भी शो करती है। इन सब चीजों का मेन मोटो यही रहता है कि कस्टमर के बीच में विश्वास दिलाना कि हमारे ऊपर आप ट्रस्ट करें और हमारी कंपनी के साथ मिलके काम करें। ये सील्स हमारे को वेबसाइटों पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, एसबीआई बैंक है या अदर, उसके अंदर हमें ये सील्स देखने को मिल जाती है। इसका नमूना भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एसबीआई नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही क्या है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये हमारे को ट्रस्टेड सील शो कर देगा। अब ये सील जो है हमारे साइट के बिलों में शो करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले ये देख लेना चाहिए ये सील ट्रस्टेड है, मतलब जो भी साइट है किसके द्वारा हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये सुरक्षित वेबसाइट है या नहीं। और इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर लॉगिंग इनटू ऑनलाइन एसबीआई। तो ये हमारी क्या है, सिक्योरिटी के पर्पज से हमारे को बताया जाता है, चेतावनी दी जाती है वेबसाइट्स पे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है यूआरएल के अंदर क्या देखना चाहिए, एचटीटीपीएस देखना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एचटीटीपीएस और कनेक्शन इज सिक्योर, ये सब चीजें हमें बता देगा। और साइट की सेटिंग है, ये सारा हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो सिक्योर है, इसका सर्टिफिकेट है, ये वैलिडेशन सर्टिफिकेट हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये बैंक की वेबसाइट है और इसकी जो इशू कब हुआ और एक्सपायर कब हो रहा है, ये सब चीजें हम इसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योर ब्राउजिंग के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे अपडेट रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अब अप टू डेट सॉफ्टवेयर ही यूज में लेने चाहिए, मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करने से बचना चाहिए। क्योंकि जो भी एरर आते हैं या बग आते हैं, कंपनी क्या करती है, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करती है और हमें सिक्योरिटी प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है यूज एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है हमारे को कंप्यूटर में रखना चाहिए, जिससे हमें कंप्यूटर में मालवेयर्स या अदर वायरसेस से हम बच सकें। और फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक जो है हमें अनवांटेड जो लिंक है उस पर क्लिक करने से बचना चाहिए। और साथ के साथ हमें अपनी पर्सनल डिटेल को वेबसाइटों पे सेव नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे हम अपने फिशिंग अटैक से बच सकें। और नेक्स्ट है डोंट रीयूज पासवर्ड, मतलब हमें बार बार काम में लिए हुए पासवर्डों को दोबारा काम में नहीं लेना चाहिए। रेगुलर हमें अपने पासवर्डों को बदलते रहना चाहिए। और पासवर्ड के अंदर हमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या सिंबल्स को भी यूज में रखना चाहिए। और एचटीटीपीएस जो है, चेक एचटीटीपीएस, हमें क्या करना चाहिए, वेब एड्रेस के अंदर पैडलॉक और एचटीटीपीएस को अच्छे से जांच लेना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट वगैरह, फिर ही हमें उन वेबसाइटों पे अपनी डिटेल को यूज में लेना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसीज जो है हमें वेबसाइट पे देखने को मिलती है, हमें अपने कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने कंपनी के जो भी रूल्स हैं उसको समझ के फिर ही हम उस पे अपना वर्क कर रहे हैं। ताकि हम, अगर हम पॉलिसी अगर अच्छे से रीड नहीं करते हैं तो हमें मतलब
जो हम वर्क करना चाहते हैं वो अपने अच्छे ढंग से करने में हम असुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगर पॉलिसी में लिखा है कि हम ये वो कंपनी कहती है कि हम रिटर्न की पॉलिसी नहीं है हमारे, हम अगर पैसा उस शॉप से या उस वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हम वहाँ पे गुड्स को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी को अच्छे से रीड आउट करके ही हमें उस पे वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं उसको रेगुलर देखते रहना चाहिए। और अगर हमें डाउट हो तो हमें तुरंत अपने पासवर्ड बदल लेने चाहिए और बैंक से कांटेक्ट करना चाहिए या रिलेटेड जो भी हमारा बैंक है या जो ऐप है उनके कस्टमर केयर पे संपर्क करना चाहिए। और नेक्स्ट है पब्लिक फ्री जो वाईफाई होते हैं उनको यूज करने से बचना चाहिए ताकि हम क्या करें, अपने जो डिटेल्स है, कई बार क्या होता है पब्लिक जो फ्री नेट यूज करते हैं उनमें हमारे लॉकर के माध्यम से हमारी डिटेल को सेव कर लिया जाता है। तो हमें पब्लिक जो फ्री नेटवर्क है उन पे अपने ऑनलाइन पेमेंट से खास करके यूज करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेबल स्टोर पासवर्ड, मतलब हमें जो पासवर्ड है उसे डिसेबल रखना चाहिए और पासवर्ड को पब्लिकली ओपन नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो हमें अपने पासवर्डों को सेव ही नहीं करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है टर्न ऑन योर ब्राउजर पॉपअप ब्लॉकर। हमें क्या है, जो पॉपअप ब्लॉकर होता है उसे ऑन रखना चाहिए। कई बार हमें क्या करते हैं, पॉपअप ब्लॉकर ऑफ कर देते हैं तो कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो ब्लॉकर हैं वो बैकग्राउंड में भी वर्क करते हैं। तो हम अगर ऑन रखेंगे तो हमें वो शो दिख जाएगा तो ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो उससे हम तुरंत उन वेबसाइटों पे एग्जिट हो सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं। अब है नेक्स्ट मेलिंग एटिट्यूड्स, मतलब मेलिंग के शिष्टाचार कि हमें मेलिंग कैसे करनी चाहिए। इसके लिए क्या है, इंट्रोडक्ट यूज योर सेल्फ। हमें क्या है, अपने आप को जो मेल के अंदर हमें अपना नाम वगैरह बताना होता है वो संक्षिप्त में बताना चाहिए। और अपनी पोस्ट को भी दे सकते हैं लेकिन इसको सब शॉर्ट में ही हमें रखना चाहिए। और सब्जेक्ट लाइन जो है हमें मेल के अंदर लिखनी चाहिए ताकि सामने वाले को जब हम मेल भेजते हैं तो वो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही मेल को अच्छे से समझ सके और अपने जो सब्जेक्ट लिखा है उसे समझ के वो अपना प्रोसेस आगे कर सके। फिर है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड सीसी एंड बीसीसी। अब ये क्या चीज है, अपने मेल के अंदर पढ़ा था टू और सीसी और बीसीसी, इसको अपने अच्छे से समझ के यूज में लेना चाहिए। सीसी मतलब कार्बन कॉपी के लिए यूज में लिया जाता है और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब जब हमने एक एज ए ब्रॉडकास्ट मेल भेजना है तब हमें बीसीसी काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट है कीप मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब हम जो मैसेज लिख रहे हैं मेल के अंदर वो पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम मैसेज कर रहे हैं सिर्फ उसी को ही डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर है डू नॉट डिस्कस मल्टीपल सब्जेक्ट इन द सिंगल मैसेज। हमें जो है जब मेल लिखते हैं तब हमें उसी मेल के बारे में ही मैसेज लिखना चाहिए, ना कि अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड भी हम लाइनें लिख जाने लग जाएं। और नेक्स्ट है बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। हम जो मेल लिखते हैं उसकी मेल की जो भाषा है साधारण और सरल होनी चाहिए जिससे सामने वाले अधिकारी को अचपटा ना लगे और ज्यादा अभद्र भी ना लगे। और फिर है डू नॉट ओवर यूज रिप्लाई टू ऑल। अगर हम किसी मेल को रिप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं तो हमें एक बार ही करना चाहिए, बार बार रिप्लाई टू ऑल नहीं करना चाहिए। रिप्लाई टू ऑल करने से सभी को, जितने भी यूजर्स जुड़े हुए हैं जिनकी मेल आईडी जुड़ी हुई है उस मेल के साथ, सबको वो संदेश जाता रहता है। तो उससे हमें बार बार यूज में नहीं लेना चाहिए। जब जरूरत हो तभी हमें रिप्लाई टू ऑल का ऑप्शन काम में लेना चाहिए। और नेक्स्ट है डू नॉट राइट इन ऑल कैप्स।
जब हम मेल लिखते हैं उसके अंदर ऑल कैप्स जहां जरूरत हो, अति आवश्यक हो तभी यूज में लेना चाहिए, अदरवाइज हमें सेंटेंस केस में ही मेल को लिखना चाहिए। नेक्स्ट है चेक मेल ऑथेंटिसिटी बिफोर फॉरवर्डिंग मेल। मतलब हमें क्या है, जब हम किसी को मेल आया वो मेल किसी को आगे भेजते हैं तो मेल भेजने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए जो मेल में कंटेंट है वो एकदम सत्य है। ऐसा ना हो कि किसी ने मेल भेजा झूठा मेल और वो हम किसी और को भी भेज रहे हैं। तो इन चीजों को पहले हमें क्या करना चाहिए, वेरीफाई कर लेनी चाहिए, सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है योर कंपनीज ईमेल इज नॉट प्राइवेट। इसका मतलब है कि कंपनी जो हमें ईमेल आईडी मिलता है यूज लेने के लिए वो हमारी प्राइवेट नहीं होती। भी हम किसी अपने प्राइवेट यूज के लिए अपने दोस्तों को हम उससे मेल भेज रहे हैं। कंपनी की जो मेल आईडी है वो एक तरह से बिजनेस मेल आईडी की तरह काम में लेनी चाहिए। सिर्फ बिजनेस पर्पज यूज से ही उसे यूज में लेना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट है यूज ए सिग्नेचर विद योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। जब हम मेल लिखते हैं तो जो मेल लिखा है उसके अंदर हमें सिग्नेचर और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए ताकि सामने वाले को सत्यता लगे। नेक्स्ट आता है सेफ फ्रॉम साइबर फ्रॉड। मतलब हमें साइबर फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए उसके लिए कुछ बताएंगे तरीके, जैसे पहले भी बताया था अब और है। जैसे इसमें क्या करना है, डोंट क्लिक ऑन स्पीशियस ईमेल और लिंक। हमें क्या है, कोई भी ऐसे ईमेल लिंक या ईमेलों से बचना चाहिए जो हमें जिससे हमें खतरा लगे, मतलब अनचाहे मेल कह सकते हैं, उन पे क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिंक जो है हमारे खातों को खाली कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है यूज डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए जो कि हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। अगर हम अपने नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर वगैरह, तो कोई भी नॉर्मल चीजें, तो वो आसानी से टेपिंग की जा सकती है, कॉपी किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है अप्लाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या चीज है, हमें क्या करना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना चाहिए ताकि हमारे मोबाइल पे जब अकाउंट लॉगिन हो तो ओटीपी या फेस लॉकिंग या अलग अलग लॉकिंग चलते हैं, दोनों तरीके के पासवर्ड के साथ एक्स्ट्रा लॉक भी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेट भी चलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक वाईफाई को ऑनलाइन पेमेंट करने से बचना, यूज में लेने से बचना चाहिए। भी हमें जब पेमेंट करनी है तो किसी और का नेट यूज करते हैं पब्लिक प्लेस पे या रेलवे स्टेशन पे, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहने की खतरे ज्यादा रहते हैं। और नेक्स्ट आता है क्यूआर कोड। अब जब हम क्यूआर पेमेंट करते हैं तो अधिकतर क्या है, हम चेक ही नहीं करते कि हम किसके क्यूआर में पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें पेमेंट करने से पहले क्यूआर की कोड पे जो नाम शो हो रहा है उसको मिलाना चाहिए या कंफर्म कर लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग फ्रॉड, मतलब एटीएम से जब हमने पेमेंट निकालते हैं तो हमें जो इस प्रकार का एटीएम यूज लेना चाहिए जो सिटी के अंदर हो। ऐसे सुनसान एरिया में एटीएम है तो उन जगहों पे हमें एटीएम को भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एटीएम सुनसान जगहों पे यूज कर रहे हैं और हमारा कोई पीछा कर रहा होता है और हमें वो लूट के चला जाता है। तो इस प्रकार के काफी केसेस सुनने में आते हैं हमें डेली यूजेज में। या यूं कह सकते हैं जब हमने एटीएम को यूज किया तो उसके बाद एटीएम जब तक वो रिफ्रेश नहीं हो जाता, मतलब जो भी हमने एक्टिविटी की थी वो नॉर्मल मोड में नहीं आ जाता, तब तक हमें एटीएम को छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारा एटीएम भी किसी और को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग ओएलएक्स या कस्टमर केयर कॉल्स। कई बार हमें क्या है, कॉल्स आती रहती हैं भी ओएलएक्स पे ये चीजें हैं इसे खरीद लें, हमारे से नंबर करके कोई भी ऐसे फोन करता रहता है या कोई व्हाट्सएप के थ्रू शॉपिंग करें। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें मैनुअल या ऑथेंटिक वेबसाइटों से ही शॉपिंग करनी चाहिए। और अगर हम इन वेबसाइटों पे सामान खरीदते भी हैं तो हमें पहले पैसे नहीं भेजने चाहिए।
नेक्स्ट आता है अवॉइड पासवर्ड चेंज फ्रॉड। तो हमें क्या आता है, कई बार कॉल आते रहते हैं कि पासवर्ड ऐसे सेट करें, हम आपका पासवर्ड बदल देते हैं, एटीएम आपका ब्लॉक हो जाएगा, या फिर हमारे से पासवर्ड पूछ के ये कहा जाता है कि आपका एटीएम हम नया भेज रहे हैं। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए, और हमें पासवर्ड जो है हमारा रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट है अवॉइड बैंकिंग केवाईसी। के रेगुलर जो है हमें बैंक है, तो बैंक में क्या है, केवाईसी होती है वो हमें ऑफलाइन जाके ही करवानी होती है। जो हमारे को फोन आते हैं वो इस प्रकार के कभी भी बैंक ऑनलाइन केवाईसी नहीं करता है। तो हमें जो कॉलिंग आती है वो फ्रॉड रहती है, उनके झांसों में नहीं आना चाहिए कि हम बैंक से बोल रहे हैं। तो इन चीजों से बच के हमें बैंक विजिट के द्वारा ही हमें केवाईसी करवानी चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से केवाईसी नहीं होती, ये बैंक की ऑथेंटिकेट जो है वेबसाइट वो ही हो सकती है। नेक्स्ट आता है एलआईसी अकाउंट या आधार अपडेट फ्रॉड्स। रेगुलरिटी क्या है, हमें एलआईसी के अकाउंट से या आधार अपडेट्स के फोन आते रहते हैं। ये हमें एलआईसी ऑफिस जाकर या आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाके ही करवाने चाहिए। फोन पे ही ऐसी चीजें हमें जानकारी लोगों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर है, इसके बारे में हमें जाना कि कैसे साइबर थ्रेट्स होते हैं और इनके किस प्रकार से हमें बचना चाहिए, और हमें सुरक्षित वेबसाइटें कैसे पहचाननी चाहिए। थैंक यू।